प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत राजपूत सामंतों की स्थिति में परिवर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। राजपूताने का सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद से सर्वथा भिन्न था। यूरोपीय सामंतवाद के अंतर्गत जहां सामंत शासक के सेवक की भूमिका में होते थे, जबकि राजपूताने में सामंत शासक के कुलीन और परिवारगत सदस्यों के रूप में होते थे। उसके राजा समकक्ष में प्रथम होता था और सामंतों को अपने कुल का पुरुष होने के कारण काका जी, मामा जी आदि संबोधनों से संबोधित किया जाता था। ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के बाद 1818 ईस्वी में अपने सामंतों के विरोध के उपरांत भी राजपूत राजाओं ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया। सामंतों के विरोध का कारण उनमें व्याप्त यह भय था कि उन्हें भी ब्रिटिश संरक्षण की भारी कीमत न चुकानी पड़े और दीर्घकालीन परंपराओं से प्राप्त अपने विशेष अधिकारों से वंचित न होना पड़े। राजपूत शासकों द्वारा ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने का मुख्य कारण अपने सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने में सर्वोच्च सत्ता का सहयोग प्राप्त करना था। प्रत्येक राज्य में सामंतों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। राजाओं और सामंतों के आपसी झगड़े ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के पहले भी होते थे, किंतु उस समय सामंत लोग राजाओं के विरुद्ध गुटबंदी, षड्यंत्र तथा सशस्त्र संघर्ष जैसे उपायों के द्वारा अपने हितों की वृद्धि करने का प्रयास करते थे। ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के बाद ये कारगर सिद्ध नहीं हुए। सामंत लोग भली भांति समझ गए कि राजाओं को ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त था और ब्रिटिश सत्ता का विरोध उनके अपने हितों के अनुकूल नहीं रहेगा। अतः उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के सहयोग के समर्थन से अपने हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया। जहाँ तक ब्रिटिश नीति का सवाल है, वह परिस्थिति के अनुसार निरंतर बदलती रही, क्योंकि उसकी नीति का मुख्य ध्येय शासकों और सामंतों के आपसी कलह में किसी पक्ष विशेष का समर्थन करना न था, अपितु दोनों पक्षों की शक्ति को क्षीण करके दोनों को अपना आश्रित बनाकर राज्यों के आंतरिक शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का था, ताकि वह अपने राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि कर सकें। ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के पूर्व शासकों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाते हुए कई सामंतों ने खालसा भूमि पर बलात् अधिकार कर लिया था। शासक लोग अब ऐसी भूमि को पुनः प्राप्त करने के इच्छुक थे, परंतु सामंत लोग अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर राज्यों में समस्या अधिक गंभीर थी। उपरोक्त राज्यों के शासकों को सहयोग देने में ब्रिटिश सरकार के अपने हित भी निहित थे, अतः उसने राजाओं को सहयोग दिया। बीकानेर राज्य के सामंतों के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार उसके साथ संपन्न संधि की 7वीं धारा के अनुसार सैनिक सहायता देने के लिए वचनबद्ध थी। अतः जिन सामंतों ने स्वेच्छा से खालसा भूमि को नहीं लौटाया, उन पर सैनिक कार्यवाही की गई। उनसे न केवल खालसा भूमि ही छीन ली गई, अपितु उनके वंशानुगत जागीरों को भी या तो खालसा कर दिया गया अथवा उनमें भारी कमी कर दी गई। उदयपुर में कप्तान टॉड ने अपने प्रभाव का प्रयोग कर खालसा भूमि को वापस लौटाने के संबंध में सामंतों को राजी कर लिया। जयपुर में स्थिति इतनी सरल नहीं थी। वहाँ राज्य के अभिभाविका राजमाता शक्ति काफ़ी सबल थी। ब्रिटिश सरकार उसकी शक्ति को कमजोर बनाने के लिए अपने प्रति निष्ठा रखने वाले सामंतों की तलाश में रही। जब सभी सामंतों से अनधिकृत खालसा भूमि को वापस लौटाने के लिए कहा गया और ऐसा न करने वालों के विरुद्ध सैनिक अभियान की घोषणा की गई, तो ब्रिटिश समर्थक सामंतों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जोधपुर राज्य में ब्रिटिश समर्थक और ब्रिटिश विरोधी सामंतों में एक दूसरे को कमजोर बनाने की प्रतिस्पर्धा चलती रही। मतलब राजा मान सिंह ने नाथों के सहयोग से सभी सामंतों की शक्ति कुचल कर अपने रंग को सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया, तो सामंतों को ब्रिटिश सरकार से सहयोग की याचना करनी पड़ी। क्योंकि मान सिंह का व्यवहार अंग्रेजों के अधिक अनुकूल न था, अतः ब्रिटिश सरकार ने सामंतों का पक्ष लिया और ब्रिटिश सरकार के निरंतर दबाव के कारण मान सिंह को अधिकांश सामंतों की जागीरें वापस लौटानी पड़ी। इससे ब्रिटिश सरकार को सामंतों को अपने पक्ष में करने तथा मान सिंह की सत्ता को निर्बल बनाने का अवसर मिल गया। सैनिक सेवा के अंतर्गत शासकों और सामंतों का आपसी कलह का एक अन्य मुख्य विषय था सामंतों द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सैनिक सेवा। ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के बाद इस संबंध में विवाद उठ खड़ा हुआ। अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में मेरवाड़ा बटालियन, मेवाड़ भील कोर, शेखावाटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजियन और कोटा बटालियन स्थापित हो चुकी थी, जिसका संपूर्ण व्यय संबंधित राज्यों से सख्ती के साथ नकद वसूल किया जाता था। आपसी युद्धों का अंत हो जाने से अब शासकों को सामंतों की सैनिक सेवाओं की पहले जैसी आवश्यकता भी न रही, अतः उन्होंने भी अपने सामंतों से सैनिक सेवा के बदले में नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार का मुख्य ध्येय सामंतों की शक्ति को कम करके अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करना था, अतः इस विवाद में उसने सामंतों को साथ नहीं देकर शासकों का पक्ष लिया। इस संदर्भ में दिलचस्प तथ्य यह है कि ब्रिटिश सरकार अपने समर्थक अथवा वर्दी सामंतों के हितों का कोई विशेष ध्यान न रखा। उसका उद्देश्य सामंतों की शक्ति को इतना कमजोर बना देना था कि वे सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध सिर न उठा सकें। उत्तराधिकार शुल्क के अंतर्गत राज्य द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकारी के लिए
शुल्क वसूल किया जाता था। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, जैसे कि हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंधाई, नजराना इत्यादि। अन्य राज्यों का अपेक्षा शुल्क जोधपुर राज्य में सामंतों शासकों मध्य कलह का कारण बना। महाराजा मान सिंह ने पहले से दर से दुगना वसूल करना शुरू कर दिया। महाराजा तख्त सिंह सामंतों से तिगुनी चौगुनी रकम वसूल करने लगा। तब वश होकर सामंतों को ब्रिटिश सरकार से अपील करनी पड़ी। सामंतों के अनुरोध पर 1869 में ब्रिटिश रेजिडेंट की मध्यस्थता से उत्तराधिकार शुल्क की नई दर निर्धारित की गई। उदयपुर राज्य में भी यह दर निश्चित नहीं थी। यह ध्यान रखने योग्य है कि शासकों और सामंतों के विग्रह अधिकांश विषय 1857 विप्लव के बाद ही सुलझाए गए थे। स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विस्फोट से सबक सीखा और अपने निष्ठावान वर्ग को मजबूत बनाने के लिए विग्रह के तमाम आपसी विषयों को हल करने का मानस बनाया। सामंतों की शासकों के साथ समानता की मांग ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के बाद जब कुछ राजाओं ने अपने सभी सामंतों की शक्ति कुचलकर अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया तो सामंत लोग असमंजस में पड़ गए। अब वे पहले की भांति अपने शासक के विरुद्ध विद्रोह अथवा सशस्त्र संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि ऐसा करने पर शासक लोग अंग्रेजों की सहायता से उनके प्रयास को आसानी के साथ कुचल सकते थे। अतः सामंतों ने भी वैधानिक मार्ग अपनाते हुए ब्रिटिश सरकार से अपील करना उचित समझा। ब्रिटिश सरकार भी ऐसा ही चाहती थी। अंग्रेजी अधिकारियों की सलाह से ही जोधपुर के सामंतों ने महाराजा मान सिंह के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार को अपना सुप्रसिद्ध ज्ञापन प्रस्तुत किया कि श्री महाराजा, हम एक ही राठौड़ कुटुंब के हैं। यदि हम लोगों की सेवा स्वीकार करता है तो वह हमारा राजा नेता है, नहीं तो वह केवल हमारी बराबरी का दर्जा रखता है। हम उसके लोग भाई बंधु और भूमि के दावेदार हैं, हम सेवक नहीं हैं। उदयपुर राज्य में भी महाराणा और उसके सामंतों के आपसी कलह को हल करने में ब्रिटिश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही स्थिति जयपुर में भी रही। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने राजाओं और सामंतों दोनों को साधते हुए अपने हित को साधने का प्रयास किया। सामंतों के अधिकारों में कमी। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक सामंतों को अपने अपने क्षेत्रों में बहुत से अधिकार प्राप्त थे, जिसकी वजह से उनका जागीरी क्षेत्र की प्रजा पर मजबूत नियंत्रण कायम था। ब्रिटिश सरकार के सुझाव पर राजाओं ने धीरे धीरे नए कानूनों के द्वारा उनके आधार को नष्ट करने का प्रयास किया। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार राज्यों के आंतरिक प्रशासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, इसलिए सामंतों को क्षीण करना बहुत आवश्यक था। सर्वप्रथम सामंतों को खालसा भूमि वापस लौटाने के लिए विवश किया गया। बीकानेर राज्य में तो सामंतों के राजस्व वसूली अधिकार को भी सीमित निश्चित कर दिया गया। जोधपुर राज्य में भी सामंतों को भूमि अनुदान संबंधी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वे किसी भी व्यक्ति को शासन अथवा डोली के नाम पर भूमि का अनुदान नहीं दे सकते थे। उदयपुर में भी सामंतों के राजस्व वसूली के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया। सामंतों के विशेष अधिकार को केवल शासकों की तुलना में ही नहीं, अपितु उनके जागीरी क्षेत्र की जनता की दृष्टि में भी कम करने का प्रयास किया गया। जागीरों के निवासी अपने जागीरदार स्वीकृति के बिना मूल निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र कहीं आबाद नहीं हो सकते थे, लेकिन इस अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया। सामंतों को सैनिक सेवा के बदले नकद रुपया देने के लिए विवश किया गया। इसके बाद सामंतों के न्यायिक अधिकारों को कम करने की दिशा में कदम उठाए गए। सर्वप्रथम छोटे मोटे सामंतों के न्यायिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक सामंत लोगों का सेठ साहूकारों तथा व्यापारियों पर बड़ा भारी प्रभाव था। वे लोग व्यापार से राहदारी, दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उनके सुरक्षा प्रदान करते थे। अंग्रेजों ने उनके इस विशेष अधिकार को भी समाप्त कर दिया। राज्यों में शासन व्यवस्था के नए नियमों ने भी सामंतों की प्रतिष्ठा को कम करने में योग दिया। उदाहरणार्थ, पहले उनके नाम से आने वाले माल पर चुंगी नहीं लगती थी, परंतु नए नियमों के अंतर्गत यह छूट बंद कर दी गई। पहले उन्हें अपराधियों तथा राजद्रोहियों को भी अपनी गढ़ी में शरण देने, शराब बनाने के अधिकार प्राप्त थे। स्टाम्प शुल्क और न्यायालय शुल्क से छूट मिली हुई थी, परंतु नए नियमों के अंतर्गत ये सभी विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समाज तेजी से बदलने लगा। परिवर्तित सामाजिक जीवन में संबंधों के मुख्य आधार पूंजी, अर्थव्यवस्था, व्यापारिक संबंधों और शैक्षणिक योग्यता आदि तत्व होते गए। राजपूत सामंतों ने सामाजिक संबंधों के नए आधारभूत क्षेत्रों में योग्यता प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया। व्यापार वाणिज्य को भी बनियों का काम और शिक्षा को आजीविका का साधन मात्र समझते थे। परिणाम यह निकला कि प्रगति की दौड़ में वे लोग धनवान और शिक्षित परिवारों की तुलना में पिछड़ते गए। सामान्य जनता पर उनका नियंत्रण प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि अब वह पहले की भांति सत्ता के स्रोत नहीं रह गए। मध्ययुगीन सामंतवाद की बाह्य छवि प्रभाव उत्पादक थी। बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा और राज्यों के कुलीन संघर्षों में उनके सैनिक सहयोग का महत्व बढ़ा चढ़ा था। परंतु नए युग में सामंत लोग अब दरवंश मात्र बनकर रह गए। यही कारण है कि सामंत लोग नई राज्य व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, परंतु ब्रिटिश समर्थन से
युक्त राजाओं के कोई कदम उठाने की स्थिति में भी नहीं थे, अतः उनके सामने सर्वोच्च सत्ता के प्रति निष्ठावान रहते हुए अपने स्वार्थों की रक्षा करने के अलावा अन्य कोई मार्ग शेष नहीं रह गया था। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।